तो इस संदर्भ में मैं राजीव जी से प्रतिक्रिया चाहूंगा कि दलित आलोचना किस हद तक जातिवादी है या हिंदी आलोचना किस हद तक जातिवादी है, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? जी राजीव जी। शुक्रिया राजेश जी। दलित आलोचना जातिवादी है या नहीं, या बाकी आलोचना जातिवादी है या नहीं, मैं किसी के लिए नहीं कहना चाहता। मैं सोच ये रहा था कि क्या हम कोई ऐसा स्केल बना पाएंगे जिससे किसी की भी आलोचना को हम नाप लें कि ये जातिवादी है या नहीं है। मुझे लग रहा है कि चूंकि जाति व्यवस्था एक हिंसक संरचना है स्ट्रक्चर के रूप में भी, तो जो लोग भी इसका बचाव कर रहे हैं अपने हित की रक्षा के लिए, वो जातिवादी हो सकते हैं। अब ये कहने के साथ ये सरलीकरण का शिकार न हो जाए, इसलिए मैं ये जोर देना चाहता हूं इस बात में कि कई बार हिंसक संरचना का प्रतिरोध करने के लिए पीड़ित समुदाय अपना संगठन, अपना समुदाय बनाता है उससे मुकाबला करने के लिए। तब ये देखना होता है कि जिस संरचना से वो खुद पीड़ित है, शोषित है, उसके पास उसके अन्य के लिए, उसके ख्वाब में, उसके यूटोपिया में, उसके स्वप्न में कैसी धारणा है। मसलन मैं उदाहरण देकर कहूं तो जो जाति व्यवस्था को मानने वाली संरचना, आप उसको मनवादी कहें, पुरोहितवादी कहें, ब्राह्मणवादी कहें, जो चाहे आप कह सकते हैं, उससे जो समुदाय पीड़ित था, अगर उसके टकराव के बाद इसके ख्वाब में उन लोगों को फिर वही हैसियत देने की कोशिश या विचार झलकता है, तो वो जातिवादी है, वो हिंसक है खुद में। यानी जो पदानुक्रम जाति व्यवस्था ने बना रखी है, अगर आप उसी तरह के किसी भिन्न पदानुक्रम की कल्पना करते हैं तो आप जातिवादी हैं, चाहे वो दलित आलोचना हो या गैर दलित आलोचना हो। तो अब एक चीज कि जो न्याय की मांग को लेकर आएगा, भले ही वो संघर्ष के लिए संगठित हो रहा हो अपनी जाति के आधार पर, वो जातिवादी नहीं कहा जाए। पर अपनी न्याय की मांग के साथ बाकी सारे समुदायों की न्याय के प्रति अगर वो सचेत नहीं है तो वो जातिवादी है, मैं ये कहना चाहूंगा। मुझे अभी नहीं मालूम कि, चूंकि मैं उस तरह से अंदरूनी राजनीति को नहीं जान रहा, मैं नहीं देख पा रहा कि दलित समुदाय और दलित आलोचना जातिवादी है, इधर के लोग उधर को जातिवादी कह रहे हैं, उधर के लोग इधर को जातिवादी कर रहे हैं। मुख्य चीज है कि इस जाति के ढांचे को बनाए रखना कौन चाहता है। जो आदमी, जैसे मैं अब आपको एक और उदाहरण प्रेमचंद के साथ लेकर कहूं, और ये जोड़कर, ये ध्यान दिलाकर कि प्रेमचंद का सारा लेखन राष्ट्रीय मुक्ति का था, जिसको रामचंद्र जी ठीक कह रहे थे कि उसके लिए जरूरी था सारे अंगों को मजबूत बनाकर जोड़ना। पर ये प्रेमचंद ही थे जो कर्मभूमि में, जिसमें दलित सवाल है, मुझे लगता है कि रंगभूमि की बजाय दलित आलोचना को कर्मभूमि से ज्यादा इंगेज होना चाहिए था, जिसके केंद्र में, जिस उपन्यास के केंद्र में दलित सवाल है, जहां मंदिर में प्रवेश का आंदोलन चल रहा है। अब भले ही कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मंदिर में प्रवेश की जरूरत नहीं है, पर उस समय मंदिर में प्रवेश के हक को लेकर पूरे देश में अभियान चल रहा था और लोगों की हत्याएं हो रही थी नहीं प्रवेश करने देने वालों की तरफ से। उस उपन्यास में मंदिर में प्रवेश का आंदोलन चला, गोलियां चली, मार दिए गए बहुत सारे दलित समुदाय के लोग, जिनको आज हम दलित कह रहे हैं, उस समय तो नहीं कहे जाते थे। प्रेमचंद यह दर्ज करना नहीं भूलते कि जिन लोगों ने गोली चलाकर मारा था, जिन्होंने इनकी हत्या की थी, जब अगले दिन कपाट खुला मंदिर का और इनको प्रवेश का हक मिल गया, उस दिन यजमान पुरोहित बहुत खुश था, क्योंकि चढ़ावा ज्यादा चढ़ा था। ये प्रेमचंद है जो मंदिर आंदोलन के साथ हैं, और साथ साथ ये देख भी रहे हैं
और दिखा भी दे रहे हैं कि इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। अंततः आप सभी उन्हीं के हित में चढ़ावा लेकर पहुंच जाएंगे और उससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिसके जरिए फिर वो अपनी सामाजिक स्थिति मजबूत करके आपको दबाएंगे। तो मैं एक वही स्केल जैसा सोच रहा था कि हिंसक जाति व्यवस्था की संरचना, जो भले ही अनुकूलन की वजह से, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि ये ऊपर से आरोपित है, ये ऊपर से आरोपित अब इतना अंदर समा गया है, क्योंकि मैनेजर पांडे और नामवर सिंह वाली, और मैंने एक निबंध नामवर जी का पढ़ा था, और जब भी अभी आप कह रहे थे तो संयोग से वो मेरे पास था, मैंने निकाल लिया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कहानी सदगति को इसलिए कहा क्योंकि वहां ब्राह्मण ताकतवर है दलित को त्रासद स्थिति में लाने के लिए, और पांडे जी कह रहे हैं कि ठाकुर वो है। और आप जब ये कह रहे हैं तो प्रकारांतर से आप याद दिला रहे हैं कि ठाकुर नामवर सिंह ब्राह्मण को दलितों के लिए जिम्मेवार मान रहे हैं, और ब्राह्मण मैनेजर पांडे, जो आप नहीं कह रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। मेरे पास जो नामवर जी का निबंध है, जो 30-35 साल पहले साखी पत्रिका के द्वारा आयोजित किसी गोष्ठी में उन्होंने कहा था, सदानंद शाही ने वो कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित कराया था, दलित साहित्य और प्रेमचंद। उसमें उन्होंने लिखा है, जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, संयोग से सामने है इसलिए। सदगति और ठाकुर का कुआं दोनों कहानियों को मैं साथ साथ मिलाकर पढ़ने की राय दूंगा। सदगति एक पुरोहित के अत्याचार की कहानी है और ठाकुर का कुआं एक राजपूत जमींदार के अत्याचार की कहानी है। ये दोनों पूरक हैं। शताब्दियों तक इस देश में धर्माध्यक्ष ब्राह्मणों और राज्य करने वाले क्षत्रियों ने मिलकर बाकी वर्गों को लूटने की कोशिश की। प्रेमचंद की इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखने से ये परिदृश्य हमारे सामने आता है। आप लोगों को याद होगा कि ठाकुर का कुआं में जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके हाथ से वो कलश या पानी का घड़ा छूटता है, कुएं में गिरता है। अपभ्रंश का दोहा मुझे याद आता है, जुसु केड़े हुंकारणे कुआं पंडत तिणई, अर्थात सिंह की दहाड़ से जो हिरन घास चर रहे हैं, उनके मुंह में दबी हुई घास भी गिर जाती है। प्रेमचंद लिखते हैं कि दरवाजा खुलता है तो ऐसा लगता है शेर का मुंह भी इतना भयानक न होगा। कहानी की विडंबना यह है कि शुरू होती है कि गंगी का पति जोखू सड़ा हुआ गंदा पानी पी रहा है। गंगी ने उसको रोक दिया कि मत पियो, नहीं बीमार तो तुम हो ही, ठीक नहीं होगे, मैं तुम्हारे लिए अच्छा पानी लाऊंगी। कहानी खत्म होती है और जब गंगी घर से लौटती है तो वही सड़ा हुआ पानी का लोटा उसके मुंह से लगा है। मैंने ये इसलिए पढ़ के सुनाया कि कहाँ नामवर जी ने क्या कहा था, मुझे नहीं मालूम कि सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन है, पर मुझे जो साक्ष्य दिख रहा है उसमें वो दोनों कहानी को दलित समुदाय की स्थिति को समझने के लिए, पूरे परिदृश्य को समझने के लिए इन दोनों कहानियों को एक साथ पढ़े जाने की मांग कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया राजीव जी।